हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बीएस राजावत। मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वो है भारत में आर्थिक नियोजन, जिसको अपन पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या होता है नियोजन, क्यों ज़रूरत पड़ती है नियोजन की, भारत में नियोजन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखिए, लेक्चर का नाम ही हमने यही दिया है, भारत में आर्थिक नियोजन का विकास क्रम। यानी नियोजन तो हमने 1951 से अपनाया है। इससे पहले हमने नियोजन के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, ये सारी बातें इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात अपन कर रहे हैं बेटा वो नियोजन की। देखिएगा, नियोजन को अंग्रेजी में अपन कहते हैं प्लानिंग। और बेटा, मानव है सभी क्षेत्रों में प्लानिंग को अपनाता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सभी में नियोजन को अपनाया जाता है। तो अब बात तो ये आती है कि नियोजन क्या होता है। पहले नियोजन को हम समझें। देखिए, नियोजन क्या होता है, नियोजन की शुरुआत कहाँ से होती है। नियोजन की शुरुआत होती है, सबसे पहले अपनी क्षमता को क्या करो, पहचानो। नियोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, अपन पढ़ रहे हैं नियोजन। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है उसकी बात मैं भी करूँगा। पहले नियोजन को हम समझें। नियोजन क्या होता है। नियोजन की शुरुआत हमेशा यहाँ से होती है। सबसे पहले अपनी क्षमता या साधन की पहचान की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट रिकॉग्नाइज योर कैपेसिटी एंड एबिलिटी। सबसे पहले अपनी क्षमता की क्या करो, क्षमता या साधनों की पहचान करो। और फिर क्षमता या साधनों की पहचान करने के बाद अपनी क्षमता के अनुरूप लक्ष्य का क्या करो, निर्धारण करो। देखिए, नियोजन की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है। नियोजन की शुरुआत हमेशा साधन या क्षमता से होती है। सबसे पहले चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, उसको अपनी क्षमता की पहचान करनी चाहिए। और क्षमता की पहचान कर क्षमता के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। और लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद अपनी जो क्षमता है, इस क्षमता का कुशलतम क्या करो, प्रयोग करो। और क्षमता का कुशलतम प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या करो, प्रयास करो। दैट्स कॉल्ड गुड प्लानिंग एंड बेटर मैनेजमेंट। यही होता है बेटा नियोजन। ध्यान रखना, कुछ लोग अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। वो असफल क्यों हो जाते हैं, दो बातें हैं यहाँ। या तो उन्होंने लक्ष्यों का निर्धारण करने से पहले अपनी क्षमता को ध्यान में नहीं रखा था, और या उन्होंने लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद अपनी क्षमता का कुशलतम प्रयोग नहीं किया, इसलिए वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रह गए। बेटा, वो ध्यान रखना, मानव जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, अगर उस क्षेत्र में आपको नियोजन को अपनाना है, नियोजन प्लानिंग को अपनाना है, तो प्लानिंग की शुरुआत हमेशा साधन या क्षमता से होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने साधन या क्षमता की क्या की, पहचान की। साधन या क्षमता को ध्यान में रख करके लक्ष्य का क्या किया, निर्धारण किया। और फिर बेटा रुकना नहीं है, फिर अपने साधन या क्षमता को पूरी तरह से झोंक देना है, ताकि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। यही क्या होता है बेटा, यही नियोजन कहलाता है, यही प्लानिंग कहलाती है। तो ये तो हमने प्लानिंग की बात की है कि प्लानिंग क्या होती है। और बेटा ये ध्यान रखना, किसी भी लक्ष्य की सफलता और असफलता प्लानिंग पर ही निर्भर करती है। अगर आपकी प्लानिंग बेस्ट है तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है, और आपकी प्लानिंग बेस्ट नहीं है, आपकी प्लानिंग बुरी है, तो लक्ष्य को प्राप्त करना उतना ही कठिन हो जाता है।
अब देखिएगा, अपन बात नियोजन का अर्थ तो हम देख चुके हैं। नियोजन, हर व्यक्ति को नियोजन करना पड़ता है, हर व्यक्ति को प्लानिंग करनी पड़ती है। जो अच्छी प्लानिंग करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो बुरी प्लानिंग करता है वो बैक हो जाता है। प्लानिंग हर व्यक्ति करता है और जीवन के हर क्षेत्र में प्लानिंग की जाती है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, इसमें भी प्लानिंग की जाती है। तो देखिए प्लानिंग क्या होती है, इसका बहुत अच्छा अर्थ मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्षमता को पहचानो, क्षमता को पहचान के लक्ष्य का निर्धारण करो और फिर रुकना नहीं है। अपनी क्षमता का कुशलतम प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। यही बेटा होती है प्लानिंग। बेटा अगर विवेकानंद जी की परिभाषा भी आप देखें प्लानिंग की, तो काफ़ी कुछ इससे मिलती जुलती है। विवेकानंद जी ने क्या कहा? विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो, दिशा निर्धारित करो और निर्धारित दिशा में कदम बढ़ा दो और तब तक बढ़ाते चलो जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये क्या है बेटा? ये प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। अब बात आती है कि नियोजन किया क्यों जाता है, नियोजन करते क्यों है? नियोजन करने का उद्देश्य होता है संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। ध्यान रखना, विकास के कई क्षेत्र होते हैं और उन क्षेत्रों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए बेटा किसकी ज़रूरत होती है? नियोजन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नियोजन की ज़रूरत की होती है, तो नियोजन की ज़रूरत है वो संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। जैसे उदाहरण के लिए 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जब हम 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, बोर्ड के एग्ज़ाम सब हुआ करते थे, तो हमारे टीचर्स हमारे को कहा करते थे टाइम टेबल बना करके पढ़ा करो, टाइम टेबल बना करके पढ़ा करो। तो टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल एक नियोजन है, टाइम टेबल एक प्लानिंग है। अब उन्होंने ये क्यों कहा कि टाइम टेबल बना के पढ़ा करो? इसलिए कहा क्योंकि सभी विषयों के बीच में संतुलन बना रहे, सभी विषयों के बीच में बैलेंस बना रहे, इसलिए वो कहा करते थे कि बच्चों टाइम टेबल बना के पढ़ा करो। मेरे बच्चों, अगर हम टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ते हैं तो देखिए अनबैलेंस हो जाता है। जब मान लीजिए घर वालों ने हमारे को कहा, बोले पढ़ाई करो, हम पढ़ने बैठ तो जाते थे, पर पढ़ने के लिए वही किताब हाथ में लेते थे जो हमारे को पढ़ने में अच्छी लगती थी, आसान लगती थी। मान लीजिए हिंदी बड़ी आसान लगती है, तो जब भी घर वाले ने हमारे को डांटा फटकारा कि पढ़ाई करो, हम हिंदी की किताब लेकर के बैठ जाते थे और पढ़ते रहते थे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे नाची रे नाची रे, और नाचती गई। अब बेटा अंग्रेजी या गणित हमारे को जटिल लगती है, तो हमने अंग्रेजी या गणित को टच ही नहीं किया या कम पढ़ा। रिजल्ट क्या आता है? हिंदी में विशेष योग्यता डिक्टेशन मार्क्स और गणित और अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ सभी विषयों के बीच में बैलेंस नहीं रखा। तो बात आती है नियोजन चाहिए क्यों, नियोजन की ज़रूरत क्या होती है? तो नियोजन की ज़रूरत व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, सबको होती है और ये होती है सभी क्षेत्रों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए। दूसरा उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ मैं आपको, नियोजन की ज़रूरत क्यों है। बेटा मान लीजिए हमारे घर में बहन है और बहन की हमारे को शादी करनी है। अब एक बात बताइए दोस्तों, शादी की मद है या शादी है, इसका कोई निश्चित खर्च होता है क्या? इसका कोई निश्चित खर्च नहीं होता है। सामाजिक रीति रिवाज से अगर शादी की जाती है तो लाखों में भी होती है, हज़ारों में भी होती है, करोड़ों में भी होती है, जिसकी जैसी शक्ति वैसी शादी होती है। अब हमारी को बहन की शादी करनी है तो सबसे पहले हमने हमारी क्षमता की पहचान की और क्षमता की पहचान की कि साहब हम बहन की शादी में 10 लाख रुपए खर्च करने की स्थिति में हैं। कितने लाख? 10 लाख। तो देखिए प्लानिंग है, ये प्लानिंग की शुरुआत है। सबसे पहले हमने हमारी क्षमता को पहचान लिया कि हम बहन की शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अब 10 लाख रुपए क्षमता को पहचान करके अब हम क्या करेंगे? लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। लक्ष्यों का निर्धारण, क्योंकि शादी की कोई एक मत तो होती नहीं है। शादी में बहन के लिए आभूषण हैं वो भी बनवाने हैं, बहन के लिए वस्त्र कपड़े भी खरीदने हैं,
बहन के लिए दान डाइजा है, बर्तन वगैरह ये भी लाने हैं, फ्रिज वगैरह ये भी लाना है, शादी में भोजन भी करना है, खाना भी बनवाना है, शादी में डीजे भी बजवाना है, यानी अन्य कई खर्च है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्षमता की पहचान की कि हमारी क्षमता कितनी है, बोले 10 लाख की क्षमता है। तो बेटा अब इसमें क्या करेंगे, अपन लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि साहब इन 10 लाख में से 2 लाख के तो आभूषण बनवा लेंगे, 50,000 कपड़ों पे खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए डाइजे पे खर्च करेंगे, 2 लाख खाने पे खर्च करेंगे, इतना रुपए अन्य पे करेंगे। ये क्या किया आपने, लक्ष्यों का निर्धारण किया है। और ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी के बीच में, सभी जो मदे हैं इनके बीच में संतुलन बना रहे। अगर बेटा आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके पास में 10 लाख रुपए हैं और पूरे 10 लाख के आभूषण बनवा दिए, तो बाकी काम कहीं से करोगे? है खाना कहीं से बनवाओगे, वस्त्र कहीं से बनवाओगे, आपका जो दान डाइजा वो कहीं से लाओगे, डीजे कहीं से बजवाओगे? तो सभी क्षेत्रों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए किसको अपनाया जाता है? नियोजन को अपनाया जाता है। तो पहली बात तो नियोजन का अर्थ आप समझ चुके हैं, नियोजन क्या होता है। नियोजन की शुरुआत हमेशा कहाँ से होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिकॉग्नाइज योर कैपेसिटी एंड एबिलिटी। सबसे पहले आपको अपनी क्षमता की क्या करनी है? पहचान करनी होती है, रिसोर्सेज की पहचान करनी होती है। और रिसोर्सेज की पहचान कर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारण करना होता है, और फिर आपकी जो साधन या क्षमता है उसका कुशलतम प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। ये तो क्या होता है? नियोजन। और नियोजन किया क्यों जाता है? नियोजन किया जाता है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए नियोजन को अपनाया जाता है। सभी क्षेत्रों के बीच में संतुलन बना रहे, इसके लिए बेटा प्लानिंग को अपनाया जाता है। और मैंने ये भी कहा कि किसी भी चीज़ की सफलता और असफलता है काफ़ी कुछ हद तक प्लानिंग पर डिपेंड करती है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आपकी जो आपका लक्ष्य है उसमें सफलता की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और यदि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है तो बेटा सफलता की संभावना है वो कम हो जाती है। अब बात कर रहे हैं अपन, ये तो अपन ने बेसिक बातें जानी हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, भारत में आर्थिक नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है। बेटा आपको पता है हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम इन इंडिया। फेडरल सिस्टम क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। जहां केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा वो 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित जो विषय होते हैं उन पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची से संबंधित विषय हैं उन पे कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है। तो भारत में आर्थिक नियोजन है वो सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार भी इस पर निर्णय ले सकती है और राज्य सरकारें भी इस पर निर्णय ले सकती है। दूसरी चीज़ है कि दुनिया में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को, इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाने वाला देश है वो सोवियत संघ रहा है, जिसको आज के संबंध में आप रूस कह सकते हैं। तो देखिएगा, दुनिया में वैश्विक स्तर पर सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश कौन सा रहा है? सोवियत संघ रहा है, जिसको आज के समय में आप रसिया कह सकते हैं। और रसिया में जो पहला 5 ईयर प्लान बना था वो बना था 1928 से 1933 के लिए। ध्यान रखना साहब, दुनिया में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग को जो अडॉप्ट करने वाला देश है वो कौन सा है? रसिया है। और रसिया में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो इम्प्लीमेंट में लाया गया था 1928 टू 1933। फिर अगर बात की जाती है कि हमारे भारत ने आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट किस देश से ग्रहण किया है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। भारत में आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है वो सोवियत संघ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, 1927 में जवाहरलाल नेहरू है वो रसिया गए हुए थे। कमला नेहरू के इलाज के लिए वो रसिया गए हुए थे, और वहीं पर उन्होंने देखा कि उस समय रूस में आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है वो लाया जा रहा था, और नेहरू जी इससे इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने
रसिया से जो आर्थिक नियोजन है उसका कॉन्सेप्ट भारत में अडॉप्ट किया। तो देखिए भारत में आर्थिक नियोजन किस देश से ग्रहण किया गया है? सोवियत संघ से आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट लिया गया है। दोस्तों 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक नियोजन नाम की पुस्तक लिखी थी। देखिए सर विश्वेश्वरैया, इनको भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है। सर विश्वेश्वरैया को भारत में, ये एसओ में पूछा हुआ प्रश्न है, सर विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है क्योंकि बेटा सर विश्वेश्वरैया है, इन्होंने 1934 में एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन, 1934 में ये किताब लिखी गई थी। और बेटा ध्यान रखना, सर विश्वेश्वरैया ने भारत में सबसे पहले 10 वर्षीय आर्थिक नियोजन का मॉडल है वो तैयार किया था, इसीलिए इनको भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखना, राष्ट्रीय नियोजन समिति, इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी गठित की गई थी 1938 में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो भारत में फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है वो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और अगर बात करते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन के प्रणेता, तो भारत में आर्थिक नियोजन के प्रणेता हैं वो सर विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। सर विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है। फिर बात आती है कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए क्या प्रयास हुए। तो 1943 में मन नारायण ने भारत में गांधीवादी योजना तैयार की थी नियोजन के लिए। 1944 में 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान तैयार किया था, और इसी प्लान का दूसरा नाम है टाटा बिरला प्लान। टाटा बिरला प्लान भी इसको कहते हैं। ये नियोजन के प्रयास हैं। 1945 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने बेटा जन योजना निर्मित की थी प्लानिंग के लिए। इसके बाद में आप देखें तो 1950 में जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी कहते हैं, इन्होंने आर्थिक नियोजन के लिए सर्वोदय योजना प्रारंभ की। तो देखिए नियोजन के प्रयासों में आप देखें तो नियोजन के प्रयासों में 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक नियोजन नाम की पुस्तक लिखी। आर्थिक नियोजन नाम की पुस्तक है, 1934 में लिखी गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति है, इसका गठन किया गया। नंबर 3, 1943-44 में बेटा मन नारायण ने गांधीवादी योजना तैयार की थी। मन नारायण ने गांधीवादी योजना तैयार की। ये नियोजन के प्रयास है। 1944 में 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान तैयार किया, और बॉम्बे प्लान का ही दूसरा नाम मैंने टाटा बिरला प्लान बताया है। 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना निर्मित की। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रारंभ की। ये नियोजन के लिए विधिवत प्रयास है। और फिर आप देखें तो इतना ही नहीं, इसके लिए 15 मार्च 1950 को बेटा योजना आयोग का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन है, इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब ये तो आर्थिक नियोजन से पहले के प्रयास हैं। आपको पता है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई है, क्योंकि भारत की
जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो बेटा 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी। ध्यान रखें, भारत में जो योजना आयोग गठित हुआ है, ये योजना आयोग केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे गठित किया गया और केसी नियोगी भारत में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो देखिए, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। तो प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। किस समिति की सिफारिश पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आप देखें, 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की जो शुरुआत हुई है वो 1 अप्रैल 1951 से हुई है। बेटा, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए तो योजना आयोग काम करता है और योजना आयोग का गठन है वो 15 मार्च 1950 को कर दिया गया था। और बेटा, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो ध्यान रखना, 6 अगस्त 1952 को बेटा एनडीसी का गठन किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। और वो कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 और राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। फिर अपन देखें, 2 अक्टूबर 1952 से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गए थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं वो 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किए गए थे। ये स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर देखो, भारत में आर्थिक नियोजन का निर्माता है वो तो कहते हैं विश्वेश्वरैया को, और जनक किसको कहा जाता? जनक कहा जाता जवाहरलाल नेहरू को। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की दोनों संस्थाएं वो गैर संवैधानिक संस्थाएं रही है। गैर संवैधानिक का मतलब है इन दोनों संस्थाओं का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो योजना आयोग है ये भी गैर संवैधानिक संस्था रही है, राष्ट्रीय विकास परिषद है ये भी गैर संवैधानिक संस्था रही है। और दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों का अध्यक्ष जो होता रहा है वो प्रधानमंत्री होता रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर ही रहा था कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने का काम है, पंचवर्षीय योजना बनाने का काम है, ये तो योजना आयोग का होता था। और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने या अंतिम रूप देने का काम है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का, एनडीसी का होता था। तो देखिएगा, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक संस्थाएं रही हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। और इनका जो चेयरपर्सन है वो कौन होता था? प्रधानमंत्री इनका अध्यक्ष होता रहा है। फिर इसके बाद में आप देखें तो मैं बता चुका हूं पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता था। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण है ये तो योजना आयोग करता था, और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का काम है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। अब एक बात यहाँ आपके दिमाग में उठनी चाहिए बेटा, आपको मैंने बताया कि योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। तो फिर विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि साहब पहली पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप किसने दिया? क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई, उस समय तो राष्ट्रीय विकास परिषद अस्तित्व में ही नहीं थी। तो बच्चों ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप है वो भारतीय संसद के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद अस्तित्व में नहीं थी। और बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप जो दिया गया है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय विकास परिषद अस्तित्व में नहीं थी। पहली पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम है वो भारत की संसद के द्वारा किया गया था। फिर आप देखिए बेटा, के संतानम दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, और के संतानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को देश की सुपर कैबिनेट कहा है। बेटा, या तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि देश की सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है,
तो एनडीसी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसको देश की सुपर कैबिनेट कहा जाता है। सुपर कैबिनेट की उपमा किसने दी? तो सुपर कैबिनेट की उपमा है के संथानम ने दी थी। इसका कारण ये जो पिछला पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस किस के मिल करके होता था। तो बेटा राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन है वो योजना आयोग के सभी सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, उपराज्यपाल, इनसे मिलकर के राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता था और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था। इसीलिए के संतानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को देश की सुपर कैबिनेट की उपमा है वो दी थी। तो देखिए सुपर कैबिनेट की उपमा किसने दी थी? के संतानम ने दी थी। क्यों दी? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री तो इसका अध्यक्ष होता ही था, योजना आयोग के सभी सदस्य आते हैं, संघीय मंत्री परिषद के सदस्य आते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, जहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री, जहाँ उपराज्यपाल है वहाँ के उपराज्यपाल, जहाँ के प्रशासक है वहाँ के प्रशासक, ये मिलकर के एनडीसी का गठन होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होता था। और इसीलिए एनडीसी है, इसको बेटा जी देश की क्या कहा जाता था? सुपर कैबिनेट। और सुपर कैबिनेट की उपमा देने वाले थे वो कौन थे? सुपर कैबिनेट की उपमा देने वाले थे वो थे के संथानम। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसको देश की सुपर कैबिनेट कहा जाता है। सुपर कैबिनेट की उपमा किसने दी? के संतानम ने दी। क्यों दी? कारण मैं आपको बता चुका हूं। फिर आप देखिए आगे अपन बात करें, 31 मार्च 2017 तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। बेटा भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास आप देखें पंचवर्षीय योजनाओं का खास करके, तो 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई और 31 मार्च 2017 तक इस पीरियड में भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। 12 5 ईयर प्लान पूरे हो चुके हैं। बेटा कई बार 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछ लेता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 2012 से 2017 तक रहा है। तो देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रहा है। बेटा जी ध्यान रखना, ये योजना अवकाश की अवधि है, ये 1966 से 69 है। इसको प्लानिंग हॉलीडे कहा जाता है। जब पंचवर्षीय योजना एक एक करके पढ़ाऊंगा तब मैं इसको डिटेल से आपको बताऊंगा। ये प्रश्न पीएसआई में पूछा हुआ है कि भारत की पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल या प्लानिंग हॉलीडे किसे कहा जाता है। तो देखिएगा प्लानिंग हॉलीडे है वो 66 से 69 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी चर्चा जब पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से रोलिंग प्लान, ये भी बेटा प्रश्न पूछा हुआ रोलिंग प्लान का प्रश्न है। वो एएसओ के एग्जाम में पूछा कि रोलिंग प्लान का नाम किसने, संगणक के एग्जाम में पूछा था कि रोलिंग प्लान का विचार किसने दिया था? गुरनार्ड मिडल ने। ये भी पंचवर्षीय योजनाओं का जो चार्ट पढ़ाऊंगा तब आएगा। 1978 से 1980 का जो पीरियड है इसको अनवरत योजना, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता रोलिंग प्लान। और बेटा जिसका नाम देने वाले थे वो थे गुरनार्ड मिडल। संगणक के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा हुआ है। फिर देखिएगा आगे बात करें अपन, तो योजना आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं और अंतिम अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी रहे हैं। क्योंकि आपको पता है मोदी जी ने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष वो कौन रहे? नरेंद्र मोदी रहे हैं। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछता है तो पहला उपाध्यक्ष है वो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा को पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। और अंतिम उपाध्यक्ष इसके रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके अंतिम हैं, वो उपाध्यक्ष रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है,
12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं 5 ईयर प्लान, 12वीं 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 तक के लिए था, 2012 से 2017 तक के लिए था। ये प्लान भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में नियोजन समाप्त कर दिया गया है। बेटा जी, नियोजन का स्वरूप है वो बदल दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई। इसके बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना बननी चाहिए थी, पर नीति आयोग ने भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना बनाने का निर्णय नहीं लिया है। इसके बाद भारत में 15 वर्षीय विजन बना है। इसके बाद ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। इसके बाद भारत में 15 वर्षीय विजन बना है। क्या बना है साहब? विजन। और ये विजन बना है 2017 से 2032 तक के लिए, 32 तक के लिए। ध्यान रखना इस चीज को। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। इसके बाद भारत में 15 वर्षीय विजन बना है और इस विजन का टाइम पीरियड 2017 से 2032 तक है। इसी विजन में आप देखें तो इसी विजन में कार्य एजेंडा है। कार्य एजेंडा वो तो बनाया 3 वर्ष का, और रणनीति है वो बनाइए 7 वर्ष की, 7 वर्ष की। यानी विजन आप देखें तो पहला विजन तो कब से कब तक रहा है। पहला विजन आप देखें तो विजन जो कि 15 साल का है, तो विजन तो हो गया 2017 से 2032 तक। बेटा जी विजन आप देखें तो विजन कितने साल का? 15 वर्ष का, यानी 2017 से 2032 तक का विजन है। रणनीति कितने वर्ष की बनाई है? 7 वर्ष की, यानी 2017 से 2024 तक। प्रथम कार्य एजेंडा कितने वर्ष का बना? 3, यानी पहला कार्य एजेंडा 2017 से लेकर के 2020 तक का था। यानी 12 तो पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई और एक कार्य एजेंडा भी पूरा हो गया। अभी तो दूसरा कार्य एजेंडा चल रहा है, 2020 से 2023 तक वाला कार्य एजेंडा चल रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, 2017 के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वो बदल गया है। पहले अल्पकालीन नियोजन था, अब भारत में दीर्घकालीन नियोजन हो गया है। पहले एक साल की 5 वार्षिक योजनाएं बनाई जाती थी, जिनके समूह को कहते थे पंचवर्षीय योजना। एक साल की 5 वार्षिक योजना बनती थी, जिनके समूह को कहते थे पंचवर्षीय योजना। पर अब आप देखें तो एक साल की 5 वार्षिक योजनाएं नहीं बनती है। अब बेटा बन रहे हैं 5 कार्य एजेंडा। अब बन रहे हैं 5 कार्य एजेंडा। एक कार्य एजेंडा कितने साल का? एक कार्य एजेंडा 3 साल का है, तो 5 कार्य एजेंडा कितने साल के हो गए? 15 साल के हो गए। और उस 15 साल का जो समूह है उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया है विजन। तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। वर्तमान समय में भारत के आर्थिक नियोजन में बेटा वो क्या चल रहा है? वर्तमान समय में भारत के आर्थिक नियोजन में पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, अभी विजन चल रहा है। और ये विजन कब तक है? 2017 से 2032 तक के लिए विजन है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप ही भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना हो गई है। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना हो गई है। इसके बाद नीति आयोग ने 15 वर्षीय विजन, और ये विजन 2031-32 तक के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2031-32 तक के लिए। 7 वर्षीय रणनीति जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के लिए है, और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक के लिए बनाया गया है। यानी ध्यान रखें, पहला कार्य एजेंडा पूरा हो चुका है, अभी दूसरा कार्य एजेंडा है वो चल रहा है, जो 2020 से 2023
तक का है। तो इस क्लास में तो हमने आर्थिक नियोजन का जो बेसिक स्वरूप है वो हमने समझा है कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन की ज़रूरत क्या होती है, आर्थिक नियोजन के लिए क्या विधिवत प्रयास है वो भारत में हुए हैं, और फिर अपन ने देखा है कि वर्तमान समय में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है। वर्तमान समय में भारत में बेटा पंचवर्षीय योजना नहीं है, वर्तमान समय में भारत में क्या चल रहा, विजन चल रहा है। विजन 15 साल का है, इसी विजन में 7 साल की रणनीति है और 3 साल का कार्य एजेंडा है। ये चर्चा हमने इस क्लास में की है। अगली क्लास में एक एक करके हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे। इनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।